Everyone, hi. This is प्रभास कुमार here. तो आज हम लोगों का टॉपिक है उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर। इससे पहले लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 साइंस के फिजिक्स का अपलोड हो चुका है। ये हमारा लेक्चर 3 है, ठीक है। तो लेक्चर 1 और 2 इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। वैसे भी अगर आप सर्च करोगे फिजिक्स बाय प्रभास सर तो आपको सबसे ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोगों का जो टॉपिक है उत्तल तथा अवतल दर्पण पे, इसको लेक्चर 2 में समझ चुके थे, लेकिन फिर एक बार समझेंगे। इससे पहले बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलो और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 90% प्लस, जी हाँ सही सुना आपने, 90% प्लस, वो भी यूट्यूब से फ्री में पढ़ के लाना है, तो आप सीधे पीके स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल पे आ जाओ। कहीं जाने की, किसी भी सब्जेक्ट को अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 90% से प्लस अगर बोर्ड के एग्जाम में लाना है तो पीके स्टडी क्लासेस से ही पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों एक बार फिर से इसको समझेंगे, उत्तल तथा अवतल दर्पण पे अंतर। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लेना, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। हम आपको बताए थे कि ये जो दर्पण होता है ये बाहर की ओर रजतीत है। रजतीत का क्या मतलब है बता दिए थे, रजत का परत होता है, चांदी का परत, तो इसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते थे। और ये जो दर्पण है ये अंदर की ओर रजतीत है, तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते थे, ठीक है। तो अब जरा देखिए हम क्या बताए थे कि एक्स वाई जो ये निर्देशांक होता है, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष से इधर एक्स होता है, इधर एक्स डॉट, मतलब इधर पॉजिटिव जाएगा, +1 +2 +3 होता है, इधर -1 -2 -3 होता है। तो जरा ये देखो, ये जो दर्पण होती है यहाँ पर इसका ध्रुव और ये फोकस होता है, और इतना ही दूरी वक्रता केंद्र होता है। जितना दूरी बच्चों ध्रुव से फोकस का होता है उतना ही दूरी फोकस से वक्रता केंद्र का होता है। दूसरे शब्दों में बोले तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में ही फोकस होती है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो वाई अक्ष है इसको मान लो कि तुम्हारा दर्पण है, तो दर्पण के इधर क्या हो गया, वाई अक्ष के माइनस में गया, तो मतलब ये तुम्हारा बाईं ओर गया तो माइनस में, इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या आया, ऋणात्मक आया। किस दर्पण में बच्चों, अवतल दर्पण में। जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या सब के सब क्या था, वाई अक्ष से दाईं ओर, मतलब पॉजिटिव था। तो एक अंतर, तो किसी भी चीज का अंतर लिखते हैं, पहला अंतर उसका डिफिनेशन होता है। क्या होता है बच्चों, डिफिनेशन उसका पहला अंतर होता है। और दूसरा अंतर जो होता है वो हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो डिफिनेशन क्या था कि अवतल दर्पण का बाहरी सतह रजतीत होता है, उत्तल दर्पण का भीतरी सतह रजतीत होता है। दूसरा अंतर आपको क्या मिला, इसका दूसरा अंतर मिला कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक होता है। तीसरा अंतर जो लिखेंगे बच्चों वो प्रतिबिंब बनाने से को लेकर, तो प्रतिबिंब बनाने को लेकर क्या अंतर है अभी लिख लेंगे, उसके बाद में समझेंगे जब हम लोग इसी चैप्टर पे प्रतिबिंब पढ़ेंगे। अवतल दर्पण एक तरफ लिखेंगे, उत्तल दर्पण एक तरफ। तो यहां देखो अवतल दर्पण मतलब इसका बाहरी सतह रजतीत होता है, इसका बाहरी सतह रजतीत होता है। इसका बच्चों, इसका भीतरी सतह रजतीत होता है। अगला देखेंगे हम लोग, इसकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। तो इसका क्या हो गया बच्चों, इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। इसकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। अगला है बच्चों हम लोगों का टॉपिक, अवतल दर्पण जो है दो तरह के प्रतिबिंब होते हैं, एक होते हैं आभासी प्रतिबिंब, दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। यह आभासी, पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या है इसी चैप्टर पे, तथा वास्तविक
दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, का प्रतिबिंब बनाता है। इमेज, प्रतिबिंब मतलब इमेज या फोटो जिसको आप लोग बोलते हैं अपना आसान भाषा में, प्रतिबिंब बनाता है। जबकि यह सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये था बच्चों इन दोनों का अंतर। आप वीडियो को पॉज करके लिख लो, वैसे मेरे साथ भी आप लोग लिख सकते थे क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो बच्चों, तो ये दोनों का अंतर है। अब आगे समझते हैं हम लोग। आगे जो है इसी दर्पण का कुछ एलिमेंट्स को समझेंगे, अवतल और उत्तल दर्पण का। ये क्या क्या एलिमेंट है जरा देखिएगा आप लोग। एक ही फिगर बना के हम सबको समझा दे रहे हैं, उसके बाद लिखा भी देंगे, आप लोग आसानी से लिख लेना, ठीक है। जैसे कि अभी हम समझेंगे कि अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये अवतल दर्पण है, चाहे कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में एक ही केस होगी लगभग। हम क्या बोले थे, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र ये वाला और ये ध्रुव के बीच हो, बीच होता है फोकस। सबसे पहले ये ध्रुव पोल बोलते हैं, पी से पोल। तो अगर आपको पूछे कि दर्पण का ध्रुव क्या है, ठीक है, तो ये स्टार मार के लिखते रहना कि दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्रुव है। पहला ध्रुव, ध्रुव को बोलते हैं पोल, पी से, इसीलिए पी से डिनोट किए हैं इसको। और ध्रुव होता क्या है, तो देखो दर्पण है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, बीचों बीच होता है, वो क्या होता है, ध्रुव होता है। तो ध्रुव का क्या डिफिनेशन हो जाएगा, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, अब वक्रता केंद्र। ऐसे देखो गोलीय दर्पण इस गोले से लिए थे, लेक्चर 2 में आपको बताया गोला का आधा भाग क्या था, बाहर की ओर रजती था और आधा भाग अंदर की ओर रजती था। बीच में ही क्या था आपका, इधर भी एक ध्रुव बना था, एक इधर भी, एक उत्तल वाला भाग या अवतल वाला भाग, ठीक है। तो अब क्या था, ये वक्रता केंद्र। अब बोले थे गोला कैसा होता है, गेंद के तरह, तो ये यही है वक्रता केंद्र। मतलब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो 2 नंबर क्या आया आपको, वक्रता केंद्र। इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला देखिए बच्चों, अब वक्रता त्रिज्या की बात होगी। देखो ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो ये दूरी है, मतलब 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जितना भी ये दूरी होगा बच्चों, ये वक्रता त्रिज्या होगा। यहां समझना, इस दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जबकि इस रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो रेखा है ना, इस रेखा को प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष कहते हैं, जबकि इस दूरी को क्या कहते हैं, आपका वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे समझो, जैसे मान लो ये दिल्ली है और ये मुंबई है, दोनों के बीच की दूरी मान लो 100 किलोमीटर है। हमको भी पता है बच्चों 100 किलोमीटर नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि दोनों की दूरी 100 किलोमीटर है। और इन दोनों के बीच का जो रोड का नाम है, मान लेते हैं इसका रोड का नाम हम रख देते हैं गांधी रोड, ठीक है। तो इस रोड का नाम हुआ कि क्या, गांधी रोड। जबकि इस दूरी के का क्या नाम है, क्या है, इस दूरी 100 किलोमीटर। बस वही चीज यहाँ भी है, ये दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और जबकि इस रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो हम किसका बात कर रहे थे, वक्रता त्रिज्या का, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आर से डिनोट करते हैं, रेडियस होता है, आप लोग वृत्त में भी रेडियस को आर से ही डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या था, हो गया दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में लिखेंगे, दर्पण के ध्रुव तथा इसके केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाता है। अगला है बच्चों हमारा,
हम बोले प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, तो किसको कहेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष? बोले क्या इस रेखा को, रियल में रेखा होती नहीं है। आपको कल भी बताए थे कि ये जो प्रधान अक्ष होता है, मतलब पिछले क्लास में आपको बताया गया, ये जो गोलीय दर्पण होता है, गोला होता है, गेंद होता है, फुटबॉल मान लो उसी टाइप का, उससे बड़ा होता है। तो फुटबॉल के बीच में कोई रेखा होती है क्या? नहीं ना। लेकिन इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा कोई रेखा है जो एक तरफ से दूसरे तरफ मिला रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं या मुख्य अक्ष, ठीक है, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। तो किसको बोलेंगे? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। वीडियो को पॉज करके मत देखो, वीडियो को पॉज करोगे बहुत सारी चीजें छूट जाती है जो कि हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए, और अभी ऑब्जेक्टिव का ट्रेंड चला हुआ है बोर्ड के एग्जाम में। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारी कुछ एलिमेंट्स थे। अब इसमें तुम्हारा एक चीज छूटा, फोकस। फोकस है क्या? अभी अगर यहां से डिफिनेशन बनाओगे तो फोकस क्या बनेगा? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की बिंदुओं को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखो, फोकस जिस तरह प्रधान अक्ष और वक्रता त्रिज्या दोनों अलग अलग चीज थी, उसी तरह फोकस और फोकस दूरी अलग अलग चीज है। फोकस को कैपिटल एफ से दिखाते हैं, जबकि फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं? स्मॉल एफ से। फोकस दूरी क्या है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। जबकि फोकस यहां से अगर डेफिनेशन बना है फोकस का, तो फोकस का डेफिनेशन हो जाएगा ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का फोकस कहलाता है। लिख लो, लिखने की कितना लिखते रहेंगे, सुन ही लिए 3-4 बार, वीडियो को दोबारा देख लो अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। अगली टॉपिक पे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। यूं समझो कि आपके बोर्ड के लिए ये आपका अमृत है, पी लोगे तो पार लग जाएगा। और समझ लो बच्चों, जिसको सिर्फ पास करना है वो मेरे चैनल का वीडियो ना देखे। अगर जिसको ख्वाब है कि हमें 90% लानी है, 95% अचीव करनी है, तो वो शौक से देखे, कमेंट करें आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आपके प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। हाँ बच्चों, शेयर करना ना भूलो ये दोस्त। हाँ, शेयर करोगे तभी तो मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी पढ़ाने को। और लाइक तो तुम लोग करते नहीं हो यार, लाइक का बटन खराब है मोबाइल का लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो आने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पे, ये तथ्य हम लोगों का होगा किरण आरेख। समझना बच्चों, वीडियो लंबा जाएगा, धैर्य बनाए रखो, बिना धैर्य का कुछ नहीं हो सकता। किरण आरेख, रे डायग्राम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? रे डायग्राम। दोनों दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख हम लोग पढ़ने वाले हैं। किरण आरेख लिखो या आप लिखो गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख, मतलब इसको 1 नंबर देखते हैं, केस फर्स्ट। यदि गोलीय दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो फिगर को गौर से समझना बच्चों, क्योंकि अगर किरण आरेख का डायग्राम समझ गए ना, चैप्टर तुम्हारी मुट्ठी में, यूं समझो चुटकी में। ये देखो तुम्हारा किरण आरेख गोलीय दर्पण की जब बात करेंगे तो दोनों दर्पण आ जाएगा बच्चों, अवतल दर्पण भी, उत्तल दर्पण भी। तो दोनों दर्पण हम बनाएंगे बारी बारी से। ये तुम्हारा फोकस है, ध्रुव है, ये फोकस है, वक्रता केंद्र है। अगला ये देखो बच्चों, ये तुम्हारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो हम बोले यदि गोलीय दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो यही मुख्य अक्ष है ना,
मुख्य अक्ष यही है, ठीक है। प्रधान अक्ष बोलो, मुख्य अक्ष बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस बोलो, बात वही है। तो इसके समांतर कोई आपतित किरण हो तो देखो बच्चों इसके समांतर आ रही है, अवतल दर्पण में अंदर की ओर से ही आपतित किरण होती है, मतलब जिधर परावर्तक सतह होगा उधर से ही आपतित किरण होगा, क्योंकि बाहर वाला सतह तो रजतीत है, पेंट किया हुआ है चांदी का परत के ऊपर। अब जरा यहाँ देखो, तो आपतित किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण से टकराएगी, और आपको पता है कि दर्पण से टकराएगी तो परावर्तित होगी, लौटेगी ही। तो देखते हैं किधर लौटती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद ध्रुव से लौट जाते, सॉरी फोकस से गुजरती है। किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। दूसरा देखते हैं, इसमें मुख्य अक्ष यही है, इधर परावर्तक सतह इस साइड से आएगा। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है तो दर्पण से परावर्तन होगा, क्यों, इधर रजतीत है, अंदर तो जा नहीं पाएगा, तो ये जो लौटेगी इधर लौटेगी। और गौर से समझना यहाँ पे बच्चों, ये जो तीर का निशान बाहर की ओर बता रहा है, अंधेरे में अगर कोई ये प्रकाश को इधर से आते देखेगा और उसको पता नहीं कि किसी जगह से टकरा कर आ रही है, जैसे कि चांद के केस में हुआ, सूरज से प्रकाश पड़ती है चांद पर और चांद से टकराकर आती है धरती पर, तो आपको क्या लगता है कि रोशनी चांद से आ रही है। बिल्कुल उसी तरह अगर कोई यहाँ से देखे खड़ा होके कि जो है यहाँ रोशनी आ रही है इधर से, तो उसको क्या लगेगा कि यहाँ से आ रही, कहाँ से आते हुए प्रतीत हुई बच्चों, फोकस से। तो अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। किस केस में, मुख्य अक्ष के समांतर अगर आए तो लिख लो, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस से गुजरती है, अगला उत्तल दर्पण के लिए फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। आते हुए इधर से कोई देखे तो उसको क्या लगेगा, फोकस से आ रहा है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस से आते हुए प्रतीत होती है, होती है। अब ये था केस फर्स्ट। अब जब इसको वीडियो को पॉज करके फिगर और डायग्राम बना के नोट्स बनाओगे, और मैं आपको पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ इतना बेहतर कहीं नहीं, यूट्यूब पे सर्च कर लो, कॉपी पे लिख के बता रहा है कोई, तो फेस ही नहीं दिखा रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई 10th के सिलेबस को पढ़ाते पढ़ाते 12th के सिलेबस में चला जा रहा है। तो ये सबसे बेहतर कंटेंट यहाँ मिल रहा है आपको। तो आगे देखते हैं हम लोग सेकंड केस। ये केस फर्स्ट था, सेकंड केस इसी का उल्टा है बच्चों, केस 2। देखो ये क्या है, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में यदि फोकस की दिशा में आपतित किरणें हो, आपतित किरण किधर हो, फोकस की दिशा में आपतित किरण हो। तो अभी हम लोग क्या देखे थे, केस फर्स्ट में मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी, और केस 2 में हम बोल रहे हैं कि किधर आएगी बच्चों, फोकस की दिशा में। जैसे ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अब यहाँ देखो, ये उत्तल दर्पण है, ये ध्रुव है, उत्तल दर्पण का ये तुम्हारा ध्रुव रहा, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ठीक है। हम सवाल कर किए कि अगर उत्तल दर्पण में आपतित किरण फोकस की दिशा में हो तो परावर्तन के बाद क्या होगा, इसका डायग्राम। तो आपको याद रखना होगा कि अगर फोकस की दिशा में कोई आपतित किरण आ रही है, फोकस से बच्चों फिगर बढ़िया से बनाना, ठीक है। तो दर्पण से टकराई, टकराने के बाद क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। आप एक डायग्राम इधर से भी एक एरो ले सकते हो, फोकस की दिशा में जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ भी देखो, ये फोकस है, अगर फोकस की दिशा में आपतित हो, ठीक है, फोकस के दिशा में मान लो आपतित हो, तो ये भी परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो क्या देखे बच्चों कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण थी तो परावर्तन के बाद फोकस की दिशा में आती है, अगर फोकस की दिशा में आपतित किरण हो तो परावर्तन के बाद क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। तो लिखेंगे दोनों दर्पण के लिए परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, दोनों दर्पण के लिए परावर्तन के बाद
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब आते हैं केस 3 में, देखते हैं केस 3 क्या है। केस 3 जो होगा बच्चों हम लोगों का, यदि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण हो, क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये जो वक्रता केंद्र है इधर ही आ जाए आपतित किरण तो क्या होगा। तो केस 3 हम पूछ रहे हैं, गोलीय दर्पण में यदि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण हो तो क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों, पहले एक चीज आप लोग समझो, अगर कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण में अगर सीधा मान लो कोई घर में तुम्हारा शीशा है, उस पर बिल्कुल सीधा टॉर्च मार रहे हो, जरा सा भी टेढ़ा नहीं, तो क्या होगा, जैसे तुम इस पर टॉर्च मारोगे फिर उधर ही लौट जाएगी प्रकाश। ऐसे मारोगे तो इधर जाएगी, लेकिन अगर सीधा ही टॉर्च मारोगे तो क्या हुआ, इधर ही गया प्रकाश। तो वही केस आ जाती है गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण में जब वक्रता केंद्र की बात होती है तो यूं मान लो कि किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश है, तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश हो अथवा गोलीय दर्पण पे क्या हो, वक्रता केंद्र की दिशा में आती कोई किरणें हो, चीजें वही हो जाती है। अब जरा यहां देखो, हम क्या बोले किस दिशा में बच्चों, वक्रता केंद्र की दिशा में। तो इधर सीधा बनाना तुम लोग फिगर, ये वक्रता केंद्र है, अगर इधर कोई अच्छे से तुम लोग बड़ा बड़ा साफ सुथरा पेंसिल से फिगर बनाना, वक्रता केंद्र की दिशा में कोई आपतित किरण हो, ठीक है, तो क्या होगा कि दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग पर लौट जाएगा। ये आ रही है, ये जा रही है, एक ही रास्ता, क्योंकि लंबवत हो जाता है लगभग चीजें। तो क्या हो जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से लौट जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से लौट जाती है। तो ये है हम लोगों का बच्चों गोलीय दर्पण, ठीक है। अब हम लोग केस 4th एंड लास्ट केस देखेंगे, बट नॉट लिस्ट। वीडियो को पॉज करके लिख लेना। चिपक जाता है, कैसा इंक दे दिया। तो अंतिम केस जो होगा बच्चों हम लोगों का किरण आरेख का केस 4th, देखते हैं क्या है ये केस 4। गोलीय दर्पण में यदि ध्रुव की दिशा में आपतित किरणें हो, किस दिशा में बच्चों, ध्रुव की दिशा में। गोलीय दर्पण में यदि ध्रुव की दिशा में आपतित किरण हो तो देखेंगे क्या होता है। जैसे कि ये गोलीय दर्पण है हमारा, ये इसका ध्रुव है, अवतल दर्पण था, ये फोकस है। ध्यान रखना ये बीच में ही हो, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है रफ डायग्राम बनाने में, आप लोग अच्छे से बनाना। अब ये ध्रुव है, ये आपका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अब हमारा जो अंतिम केस है बोल रहा है अगर ध्रुव की दिशा में ही आपतित किरण हो तो क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद इधर लौटेगा। तो आप भी जानो अगर ध्रुव की दिशा में हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद इधर लौटेगा। तो आपके बुक में जो लिखा है इसको कुछ अजीब सा लगता है। इसमें बोल रहा है कि यदि गोलीय दर्पण में आपतित किरण ध्रुव की दिशा में हो तो दोनों दर्पण के लिए परावर्तन के बाद आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो बच्चों परावर्तन के नियम से आप पढ़े ही हो, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो अलग से केस बनाने की क्या जरूरत थी।
तो देखो यहाँ क्या होना चाहिए था कि यदि ध्रुव की दिशा में आपतित किरण हो तो आप लोग जानते हो कि ये आपतन किरण और ये परावर्तित किरण इन दोनों के बीच में अभिलंब होता है हमेशा। भले ही डायग्राम में हम दिखाए नहीं, जरूरत नहीं थी, तो अब देखिए अभिलंब होता है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर ध्रुव की दिशा में आपतित किरण हो, जो हमारा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है ना, अभिलंब और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों उभयनिष्ठ हो जाता है। क्या समझे बच्चों कि अगर ध्रुव की दिशा में आपतित किरण हो तो परावर्तन के बाद अभिलंब और प्रिंसिपल एक्सिस संपाती हो जाती है, दोनों एक ही रेखा पर आ जाता है दोनों दर्पण के लिए। तो इसको लिख लो बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा प्रतिबिंब पर, इमेज, फोटो कैसे बनता है, कैमरा कैसे फोटो लेता है, कैमरे के फोटो को हम लोग प्रिंट कर पाते हैं, शीशा के फोटो को क्यों नहीं प्रिंट कर पाते हैं। एक छोटा सा शीशा जो होता है गाड़ी के साइड मिरर में लगा हुआ, उससे हम लोग बड़े क्षेत्र को देख पाते हैं, जबकि आप जो घर में चेहरा देखने वाला शीशा है उस शीशे से बड़े क्षेत्र को आप नहीं देख पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। अवतल और उत्तल दर्पण दोनों का अलग अलग उपयोग क्या है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, कैसा कैसा होता है, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसीलिए इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।